Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll be covering a very long topic that is the Meniere's disease. अब Meniere's disease की चार इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं. एक तो वर्टाइको की कंप्लेंट करता है पेशेंट, चक्कर आना, उसको अपना आप घूमता हुआ महसूस होता है या सराउंडिंग्स घूमते हुई महसूस होती हैं. ठीक है. इसके अलावा उसमें कंप्लेंट होती है हमारे पास हेयरिंग लॉस की, जो कि इंटरमिटेंट होता है, लाइक कॉन्टिन्यूस हेयरिंग लॉस नहीं है. ठीक है, ये ठीक भी हो जाएगा और दोबारा भी हो सकता है. हेयरिंग लॉस जो कि सेंसरी न्यूरल होता है इन नेचर. वर्टाइगो, टिनाइटस, उसको अब नॉर्मल आवाज़ें आती हैं कानों में. एंड अ सेंस ऑफ ओरल फुलनेस, कान भरा हुआ महसूस होता है. तो ये चार इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स हैं. और मेनियर्स डिजीज़ की अगर पैथोलॉजी देखी जाए तो दिस डिजीज़ अकर्स ड्यू टू वेदर देर इज़ एन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द एंडोलिम्फ और देर इज़ अ डिक्रीज्ड ड्रेनेज ऑफ एंडोलिम्फ. कोई भी एटियोलॉजी जो या तो एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन ज़्यादा कराए या फिर उसकी ड्रेनेज को ऑब्स्ट्रक्ट करे, दैट विल रिजल्ट इन द सिम्टम्स ऑफ मेनियर डिजीज. हमने चार इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इसको ऑलरेडी देख लिए हैं. ठीक है. सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, वर्टाइगो है, स्टिनाइटस है और सेंस ऑफ ओरल फुलनेस है. ठीक है. अच्छा, ये डिसऑर्डर है इनर ईयर का. विनो के इनर ईयर में ही ये हमारा एंडोलिम्फेटिक सैक प्रेजेंट होता है, एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है, पैरालिम्फ प्रेजेंट होता है. तो ये इनर ईयर की डिजीज़ है. और इसमें ये होता है कि जो एंडोलिम्फेटिक सिस्टम है वो डिस्टेंड हो जाता है विद एंडोलिम्फ. ठीक है. अच्छा, बाकी इसमें एटियोलॉजी है, इसकी कॉजेटिव फैक्टर है, वो देख लेते हैं. सो द मेन पैथोलॉजी इज़ द डिस्टेंशन ऑफ द एंडोलिम्फेटिक सिस्टम ड्यू टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ द एंडोलिम्फ, राइट. और ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में पड़ा होता है एंडोलिम्फ और उसको ये डिस्टेंड करता है. और इसलिए पेशेंट को ये वर्टाइगो की कंप्लेंट आती है, हेयरिंग लॉस की कंप्लेंट आती है. इसको हम आगे स्टडी भी करेंगे वन बाय वन सारे सिम्टम्स को. ठीक है. अच्छा, सो दिस इज अ रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ और इट्स फॉल्टी एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ. नॉर्मली एंडोलिम्फ इज secreted by the stria vascularis and it fills the membranous labyrinth and it's absorbed through the endolymphatic sac. तो ये तीन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. तो इसकी जो प्रोडक्शन होती है स्ट्राया वास्कुलारिस, वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंस इसकी है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में और इसकी ड्रेनेज है कहाँ से, एंडोलिम्फेटिक सैक के जरिए. तो अगर एंडोलिम्फेटिक सैक लेवल पे कोई भी मसला होगा तो क्या होगा, इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, राइट. अच्छा, अब इसी की एटियोलॉजी को, इसी के मैकेनिज्म्स को फर्दर एक्सप्लेन किया गया आगे. तो नंबर वन इज द डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय एंडोलिम्फेटिक सैक. नॉर्मली एंडोलिम्फ इज कैरिड बाय द एंडोलिम्फेटिक डक्ट टू द सैक वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड. Defective absorption by the sac may be responsible for the raised endolymph pressure. एक्सपेरिमेंटल ऑब्स्ट्रक्शन भी जब हम करते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक की तो उसके डक्ट की, तो हमें ये नज़र आता है कि हाइड्रोप्स या इंक्रीज्ड लेवल हो जाता है एंडोलिम्फ का. अगर फॉर सम रीज़न इस्कीमिया हुआ हुआ है एंडोलिम्फेटिक सैक का, वो भी मेनियर डिजीज सिम्टम्स कॉज करेंगे. जब इस्कीमिया है तो इट इज़ नॉट प्रॉपरली एबल टू एब्जॉर्ब द एंडोलिम्फ, राइट. और लाइक कोई सैक सर्जरी के बाद हो गया, ये ड्यू टू एनी रीजन स्कीमा हो गया. जब पूर वेस्कुलरिटी होती है तो पूर एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम द सैक. अच्छा, डिस्टेंशन जब होती है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की, डेफिनेटली जब एंडोलिम्फ ज़्यादा होगा तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी डिस्टेंड कर जाएगा. दैट लीड्स टू द रप्चर ऑफ रीजनल मेम्ब्रेन. अब रीजनल मेम्ब्रेन थी बिटवीन पैरालिम्फ एंड एंडोलिम्फ, दोनों के दरमियान में थी ना मेम्ब्रेन. तो जब प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये मेम्ब्रेन रप्चर होगी और पैरालिम्फ और एंडोलिम्फ मिक्स हो गए. तो उसकी वजह से एक्यूट अटैक होता है वर्टाइगो का. तो दैट इज़ द रीज़न वाई मेनियर्स डिजीज़ में एंडोलिम्फ ज़्यादा होने वजह से वर्टाइगो हो रहा है, क्योंकि जो रीजनल मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो रही है और एंडोलिम्फ और पैरालिम्फ मिक्स हो रहे हैं. ठीक है. अच्छा, एक तो कॉज होगी कि उसकी डिस्टर्ब्ड एब्जॉर्प्शन एंडोलिम्फ की. सेकंड कॉज क्या हो सकती है, वेजोमोटर डिस्टर्बेंस. वेजोमोटर डिस्टर्बेंस हमने ये देखते हैं कि अगर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन हो जाए और स्पैज्म प्रोड्यूस हो इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी में जो सप्लाई दे रही थी एंडोलिम्फेटिक सैक को या सी ब्रांचेस में, इट विल इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ कोक्लियर और वेस्टिबुलर सेंसरी न्यूरोएपिथेलियम. ठीक है, जो कोक्लिया का या वेस्टिब्यूल का सेंसरी न्यूरोएपिथेलियम है उसका फंक्शन डिरेज है, उसे ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं मिल रही. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयरिंग लॉस एंड वर्टाइगो. एनोक्सिया जब होता है कैपिलरीज ऑफ स्ट्राया वास्कुलारिस का, तो वहाँ की जो कैपिलरीज हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू एनोक्सिया. और अगेन ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लूइड की और इंक्रीज प्रोडक्शन होता है एंडोलिम्फ का. ठीक है. तो बस यही बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं कि वाजोमोटर डिस्टर्बेंस की वजह से वर्टाइगो और हेयरिंग लॉस की कंप्लेंट क्यों आ रही है, क्योंकि वाजोमोटर डिस्टर्बेंस होगी, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो स्पाज्म में चला जाएगी इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी. ठीक है, जिसकी वजह से फंक्शन इम्पेयर होगा कोक्लियर और वेस्टिबुलर सेंसरी न्यूरोएपिथेलियम का, क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई डिरेंज हुई है. जब कोक्लियर या वेस्टिबुलर न्यूरोएपिथेलियम अफेक्ट होगा तो हेयरिंग लॉस और वर्टाइगो की कंप्लेंट आएगी. अगर अनोक्सिया या डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी स्ट्राया वास्कुलारिस को तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड होगी और इंक्रीज प्रोडक्शन होगी एंडोलिम्फ की. सेकंड ये कॉज थी वेजोमोटर डिस्टर्बेंस. थर्ड कॉज इज एलर्जी. हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब ऑफेंडिंग एलर्जन बॉडी से कॉन्टैक्ट में आए, चाहे फूड से है आ रहा है या इनहेलेंट से आ रहा है, तो इनर ईयर के सेल्स होते हैं ना, इनर ईयर स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ शॉक ऑर्गन प्रोड्यूसिंग एक्सेस ऑफ एंडोलिम्फ इन रिस्पॉन्स टू एन एलर्जन.
कॉन्कोमिटेंट, ठीक है। नियरली 50% ऑफ पेशेंट्स विद मेनियर्स डिजीज हैव कॉन्कोमिटेंट इनहेलेंट और फूड एलर्जी, ठीक है। हमने फूड एलर्जी ऑब्जर्व की है। तो अभी हम मेनियर्स डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने इसके मेन सिम्टम्स देखे हैं, इसकी कॉज देखी कि एंडोलिम्फ ज़्यादा होता है, और अब इसका हम एंडोलिम्फ ज़्यादा होने की वजह देख रहे हैं या उसकी ड्रेनेज कम होने की वजह देख रहे हैं। तो हमने पहले देखी है कि इसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर थी, सेकंड में हमने वेजोमोटर डिस्टर्बेंस देखी है जो कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही थी और या इसकी डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही थी, एंड द थर्ड वन इज एलर्जी। फोर्थ है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, बॉडी में सोडियम वाटर रिटेन रहेगा, उसके नतीजे में क्या होगा, देयर विल बी एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड आर रिटेन्ड लीडिंग टू एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, अगेन एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। हेंस देयर इज नीड टू अवॉइड एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक। इसलिए हम जो मेनियर्स डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको भी यही एडवाइस करते हैं कि आप अपना सॉल्ट एंड वाटर इनटेक कम रखें, ठीक है, क्योंकि वो भी एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स में रिजल्ट करता है। फिफ्थ इज हाइपोथायरॉइडिज्म। हम 3% ऑफ केसेज विद मेनियर डिजीज में ऑब्जर्व करते हैं कि वो होते हैं ड्यू टू हाइपोथायरॉइडिज्म। तो कहीं ना कहीं हाइपोथायरॉइडिज्म का भी डिक्रीज थायराइड हार्मोन का भी रोल है इन द अकरेंस ऑफ द मेनियर्स डिजीज, एंड सच केसेस विल बेनिफिट फ्रॉम थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके अलावा हम कहते हैं कुछ केसेस मेनियर डिजीज की ऑटोइम्यूनिटी की वजह से भी होते हैं, वायरल कॉजेज भी होती हैं। तो हमने 6 इंपॉर्टेंट कॉजेज देखी हैं। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक जो कि क्यों हो सकती है, इस्कीमिया हो अगर हुआ हुआ सैक का फॉलोइंग यानी सर्जरी, जिसकी वजह से उसकी पोर वास्कुलैरिटी होगी और उसके एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट आएगा, और इससे डिस्टेंशन होगी मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ की, और जो रीजनल मेम्ब्रेन है वो रप्चर होगी और पेरिलियम और एंडोलिम्फ मिक्स होगा। तो ये हमें एक कॉज मिलेगी। सेकंड कॉज ऑफ वेजोमोटर डिस्टर्बेंस जो कि कोक्लिया और वेस्टिबुलर सेंसरी न्यूरोपैथियम को अफेक्ट करती है, और स्ट्राई वेस्कुलरिस को क्या स्कीमा कॉज करती है, एंड थर्ड इज एलर्जी, फोर्थ इज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, फिफ्थ इज हाइपोथायरॉइडिज्म, एंड सिक्स्थ इज ऑटोइम्यूनिटी एंड वायरल एटियोलॉजीज। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स हमने ऑलरेडी इसके 4 देखे हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि मेनियर डिजीज मोस्टली एक तो ये है कि हमें 35 to 60 ईयर ऑफ एज में प्रेजेंट करती है, लेकिन एडल्ट एज ग्रुप में प्रेजेंट कर रही होती है, मोर प्रेवलेंट इन मेल्स, और यूनिलेटरल होती है, लेकिन अदर साइड भी अफेक्ट हो सकती है ना फ्यू ईयर्स, ठीक है, वैसे यूनिलेटरल होती है डिजीज़। तो ये मतलब इसका एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ अभी सिनेरियो में है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बच्चों में नहीं होती है सच। अच्छा, जिसमें कार्डिनल सिम्टम्स है एपिसोडिक वर्टाइगो, मतलब इस जो वर्टाइगो है ना, जो डिजीनेस और ये बहुत चक्कर आना है, इसके जो एपिसोड्स हैं ये अटैक्स की फॉर्म में आते हैं। लाइक अटैक आएगा लाइक हफ्तों बाद, महीनों बाद, इवन सालों बाद, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रिमिशन चला जाएगा, लेकिन अटैक की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ भी सकती है। लेकिन ये ना इससे पहले आप यू कांट टेल कि कब एक अटैक आने वाला है, इट इज़ टोटली स्पॉन्टेनियस आउट ऑफ द ब्लू, राइट। तो एपिसोडिक वर्टाइगो है। फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस, मतलब कभी हेयरिंग लॉस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कभी ड्यूरिंग एपिसोड हो या एपिसोड से पहले या एपिसोड के बाद ज़्यादा हो जाएगा, इसके अलावा ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही ना फ्लक्चुएटिंग सा हेयरिंग लॉस होता है, और फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस एक मतलब इनसे कैरेक्टरिस्टिक है मेनियर्स डिजीज़ का, ठीक है। इसके अलावा टिनाइटस है, एबनॉर्मल आवाज़ें आना, लाइक रोरिंग साउंड्स, हिसिंग साउंड्स, ठीक है, और सेंस ऑफ फुलनेस और प्रेशर इन द इन्वॉल्व ईयर। इसको हम वास्ट निमोनिक से याद कर सकते हैं। वी से हमारे पास आ जाता है वर्टाइगो, ए से आता है ओरल फुलनेस, एस से आता है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, और टी से आता है टिनाइटस। तो ये कंप्लेंट्स हैं या क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके मेनियर्स डिजीज़ के। वर्टाइगो के बारे में ये कहा जाता है कि जो वर्टाइगो है, इट कम्स इन अटैक्स सडन, द ऑनसेट इज सडन, द पेशेंट गेट्स अ फीलिंग ऑफ रोटेशन ऑफ हिमसेल्फ और हिज सराउंडिंग्स, एंड समटाइम्स देर इज़ अ टू एंड फ्रो एंड अप एंड डाउन मूवमेंट, मतलब वेरी कर सकते हैं ना कि किस तरह का वो आए, उसको सिम्टम किस तरह के शो हों उस टाइम पे। सो यूरिन अटैक इज ऑल्सो कंबाइंड विद नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो इन 4 सिम्टम्स के अलावा नोजिया एंड वॉमिटिंग की भी कंप्लेन कर सकता है पेशेंट, और अटैक्सिया, लॉस ऑफ बैलेंस, डिस्टैगमेंट्स की भी कंप्लेन हो सकती है। एंड सीवियर अटैक्स में भी अकॉम्पनीड बाय अदर सिम्टम्स लाइक वेगल डिस्टर्बेंसेज, लाइक एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी फील होते हैं पेशेंट को, डायरिया की कंप्लेन भी आती है, कोल्ड स्वेट्स भी होते हैं, लाइक वेगल डिस्टर्बेंसेज हैं सारी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, कोल्ड स्वेट्स, पैलर एंड ब्रेडिकार्डिया। तो ये हमें सिम्टम मिलेंगे। यूजली देयर इज नो वार्निंग सिम्टम ऑफ ऑनकमिंग अटैक ऑफ वर्टाइगो, बट समटाइम्स द पेशेंट में फील अ सेंस ऑफ फुलनेस इन द ईयर। जैसे उसका अटैक आने वाला होता है उससे पहले उसको ना कान भरा भरा फील होने लग जाता है, या कान में प्रेशर फील होता है। चेंज इन कैरेक्टर ऑफ टिनाइटस, अगर पहले रोरिंग टाइप का था तो शायद और ऊंचा टिनाइटस हो जाए, उसको मतलब चेंज होगा या डिस्कम्फर्ट हो ईयर में, ठीक है। अच्छा, मिनस डिजीज के साथ एक फिनोमेना एसोसिएटेड होता है जो अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है, टुलियो फिनोमेना। टुलियो फिनोमेना ये है कि इट्स अ कंडीशन वेयर लाउड साउंड्स और नॉइज प्रोड्यूस वर्टाइगो, एंड इट इज ड्यू टू द डिस्टेंडेड सेक्यूल लाइंग अगेंस्ट द फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस। दिस फिनोमेना इज ऑल्सो सीन वेयर देयर आर 3 फंक्शनिंग विंडो। नॉर्मली तो 2 फंक्शनिंग विंडोज होती है ना, ओवल विंडो राउंड विंडो, लेकिन अगर 3 फंक्शनिंग विंडोज हो जाएं, लाइक देयर इज फेनेस्ट्रेशन और होल इन द हॉरिजॉन्टल कनाल इन द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल स्टेपिस। अगर हॉरिजॉन्टल कनाल में भी एक विंडो बनी है, फेनेस्ट्रेशन बनी हुई है अलॉन्ग विद राउंड एंड ओवल विंडो, तो उसमें हमें टुलियो फिनोमेना मिलता है। इसके अलावा अगर सेक्यूल डिस्टेंडेड है और फुट प्लेट के पास पड़ा हुआ है तो भी टुलियो फिनोमेना मिलता है। जैसे ही फुट प्लेट मूव करेगी ड्यू टू लाउड साउंड तो वो वर्टाइगो की कंप्लेन है। तो टुलियो फिनोमेना आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हेयरिंग लॉस किस तरह का होता है मेनियर्स डिजीज में, एज टोल्ड यू कि यूजली ओके, हम बाकी आसान की बात कवर करते हैं।
अच्छा, तो हम मेनियस डिजीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो हेयरिंग लॉस की मैंने बात की थी कि हेयरिंग लॉस मेनियस डिजीज़ में इट कैन अकॉम्पनी अ वर्टाइगो और इट मे प्रिसीड इट, मतलब वैसे तो पेशेंट को सही सुनाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे उसको वर्टाइगो का अटैक होने वाला होगा तो उसके दौरान हेयरिंग लॉस उसको फील होगा, या फिर उससे कुछ देर पहले। हेयरिंग improves आफ्टर द अटैक एंड मे बी नॉर्मल ड्यूरिंग द periods of remission. This fluctuating nature of hearing loss is a characteristic of this disease. While with recurrent attacks, improvement in hearing during remission may not be complete. मतलब कि जैसे अटैक हुआ है तो आफ्टर अटैक इट शुड गेट टोटली रिजॉल्व, मतलब हेयरिंग बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन जब उसको बार बार अटैक्स होते रहेंगे तो विद ईच अटैक हेयरिंग मतलब प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाएगी इवन आफ्टर द अटैक, राइट। अच्छा, सो सम हेयरिंग बीइंग एडिड इन एवरी अटैक लीडिंग टू स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ हेयरिंग विच इज़ परमानेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना मेनियस डिजीज़ में हमें डिस्टोर्शन ऑफ साउंड मिलती है। डिस्टोर्शन साउंड का मतलब ये है कि सम पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिस्टॉर्टेड हेयरिंग, अ टोन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मे अपीयर नॉर्मल इन वन ईयर एंड ऑफ हायर पिच इन द अदर ईयर लीडिंग टू डिप्लाक्यूसिस। डिप्लाक्यूसिस में ये कि एक कान में ठीक आवाज़ आ रही है, एक कान में उसी की आवाज़ डिस्टोर्ट होकर आ रही है। सो म्यूजिक अपीयर्स डिस्कॉर्डेंट। इसके अलावा इंटॉलरेंस हो जाती है टू लाउड साउंड। स्पेशल मेनियस डिजीज कैन नॉट टॉलरेट एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिक्रूटमेंट फिनोमेना, दे आर पुअर कैंडिडेट्स फॉर हियरिंग एड। तो ड्यू टू रिक्रूटमेंट फिनोमेना उनको जब उसमें ना यू कैन से कि स्टेपिडियल रिफ्लेक्स इतना सही नहीं रहता, उनमें रिक्रूटमेंट होने लगती थी फाइबर्स की। उसमें हम यही देखते हैं कि आवाज़ कम इंटेंसिटी की होती है, लेकिन ज़रा सी भी ज़्यादा होगी ना तो उनको लाइक बहुत ज़्यादा एम्पलीफायर को फील होगी। तो एक तो इंटॉलरेंस टू लाउड साउंड्स हैं, इसलिए हम उनको हेयरिंग एड नहीं दे सकते। इवन अगर हेयरिंग लॉस हुआ है भी तभी उनको हम हेयरिंग एड नहीं दे सकते। और डिप्लाक्यूसिस का फिनोमेनन में होता है कि उनको डिस्कॉर्डेंट आवाज़ सुनाई देती हैं। थर्ड, हमने टिनाइटिस की बात की थी कि लो पिच्ड रोरिंग टाइप की आवाज़ें आती हैं। इट इज़ एग्रेवेटेड ड्यूरिंग द एक्यूट अटैक्स एंड समटाइम्स इट हैज़ अ हिसिंग कैरेक्टर एट मे परसिस्ट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रिमिशन एज वेल। मतलब हेयरिंग लॉस तो ड्यूरिंग रिमिशन ठीक हो रहा है, लेकिन टिनाइटिस ड्यूरिंग रिमिशन भी रह सकता है। तो चेंज इन इंटेंसिटी एंड पिच ऑफ टिनाइटिस मे बी द वार्निंग सिम्टम ऑफ अटैक। अटैक से पहले उसको अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लग जाए, ठीक है। मतलब आवाज़ें तो सुनाई दे ही रही हैं, उनका कैरेक्टर चेंज हो जाए जस्ट बिफोर एन अटैक। सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ प्रेशर इन द ईयर, सो लाइक अदर सिम्टम्स इट ऑल्सो फ्लक्चुएट्स। इट मे अकॉम्पनी ऑफ प्रीसीडेंट अटैक ऑफ अटैको, और अदरवाइज ये ठीक हो रहा होता है, मतलब ऐसा कोई नहीं होती, लेकिन समटाइम्स बिफोर अटैक ही ज़्यादा हो जाता है फुल ओरल फुलनेस। इसके अलावा और क्या फीचर्स मिल सकते हैं। सो पेशेंट मेनियस डिजीज ऑफन शो साइंस ऑफ इमोशनल अपसेट, क्योंकि उनमें उनको डर लगा रहता है कि अभी अटैक आएगा, ठीक है। सो इमोशनल अपसेट के फीचर भी लाइक साइकाट्रिक सिम्टम भी होते हैं उनमें। इन्वेस्टिगेशन हम जो कराते हैं मेनियस डिजीज के लिए फॉर आवर लेवल इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टिल हम पढ़ लेते हैं कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री कराते हैं, उसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस मिलता है। और अर्ली स्टेजेस में तो लोअर फ्रिक्वेंसीज अफेक्ट होती हैं और राइजिंग टाइप का होता है ऑडियोग्राम इसमें। और लेटर स्टेजेस में हाई फ्रिक्वेंसीज इफेक्ट होने लग जाते हैं और थोड़ा ये फॉलिंग टाइप का, ये फ्लैट टाइप का हो जाता है ऑडियोग्राम, ठीक है। और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है इसमें मेनियस डिजीज़ में। और स्पीच ऑडियोमेट्री में हम ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन स्कोर हमें मिलता है बिटवीन 55 to 85% बिटवीन द अटैक्स, बट डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी इम्पेयर हो जाती है इमीडिएटली फॉलोइंग एन अटैक। मतलब उसको ना लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी साउंड में, लो पिच हाई पिच साउंड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता किसी पेशेंट को। तो उनका डिस्क्रिमिनेशन स्कोर बिटवीन अटैक तो ठीक ही होता है, लेकिन ड्यूरिंग एन अटैक और राइट आफ्टर एन अटैक उनका डिस्क्रिमिनेशन स्कोर बहुत कम हुआ होता है। इसके अलावा हम स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट पहले करते थे, अब इतना ये नहीं किए जाते। इसमें रिक्रूटमेंट टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट का फिनोमेना होता है। और उसमें यही है कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड अपीयर्स लाउडर। अगर कोई हाई फ्रिक्वेंसी साउंड देंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसको तेज सुनाई देगी, जितनी होगी भी नहीं। इसके अलावा सीसी एक टेस्ट होता है, इसको हम शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स कहते हैं, जो कि बोन कंडक्शन चेक करने के लिए हम करते हैं। तो ये सीसी स्कोर इनका बेटर होता है, क्योंकि उनकी बोन कंडक्शन ठीक होती है, इनको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ज़्यादा होता है। टोन डिके टेस्ट भी लेस देन 20 डेसिबल का बस आ रहा होता है। लेकिन आजकल हम एमआरआई करते हैं विद कंट्रास्ट। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ रेट्रोकोक्लियर लीजन, क्योंकि ये रेट्रोकोक्लियर लीजन ही है ना, राइट। क्योंकि कोक्लियर के अंदर जो एंडोलिम्फ पड़ा हुआ है उसकी वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सॉरी, कोक्लियर नहीं, वो कोक्लियर के आगे जो पड़ा हुआ है हमारे पास एंडोलिम्फ इन प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्राइवास्कुलरिस इन द रीजन ऑफ बोनी मेम्ब्रेन्स लैबिरिंथ, ठीक है। तो ये एक रेट्रोकोक्लियर लीजन है, मेनियस डिजीज रेट्रोकोक्लियर लीजन। तो रेट्रोकोक्लियर लीजन को टेस्ट करने के लिए हम आजकल क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम एमआरआई विद कंट्रास्ट यूज़ करते हैं। जो स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट है ये हम यूज़ नहीं कर रहे होते, राइट। अच्छा, ये बात होगी। तो देन हम एक टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी में हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है। तो हम एक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं विद समेटिंग पोटेंशियल। नॉर्मली समेटिंग पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल की रेशियो होती है 30%, ठीक है। मेनियस डिजीज़ में ये रेशियो ग्रेटर देन 30% आती है कि समेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है और एक्शन पोटेंशियल कम है, तभी तो रिक्रूटमेंट का फिनोमेना भी हो रहा है ना इसमें। तो अगर ये रेशियो मोर देन 30% है तो मतलब पेशेंट इज़ हैविंग मेनियस डिजीज़।
एक और कैलोरिक टेस्ट होता है जो कि इलेक्ट्रो न्यूरोग्राफी का पार्ट होता है, और उसमें भी हमें रिड्यूस रिस्पॉन्स मिलता है इन केस ऑफ मेनियर डिजीज़। तो कैलोरिक टेस्ट की मुझे डिटेल्स तो नहीं बताया सच, लेकिन ये भी टेस्ट डिरेंज होते हैं इन केस ऑफ पेशेंट्स ऑफ मेनियर डिजीज़। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल पिलाते हैं कंबाइंड विद सम अदर फ्लेवरिंग एजेंट्स, और सिंस ग्लिसरॉल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो पेशेंट का जो एंडोलिम्फ होता है थोड़ा सा यू कैन से ड्राई हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। सो राइट आफ्टर टेकिंग ग्लिसरॉल अगर उसके टिनाइटिस के सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हो, या हेयरिंग लॉस इंप्रूव हो रहा हो, या ओरल फुलनेस जुकाम फील हो, तो दैट मीन्स कि पेशेंट में मेनियर डिजीज़ है। तो ये बस उसके कुछ टेस्ट हम करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये डिफरेंस करना होता है बिटवीन अ कोक्लियर लीजन एंड रेट्रोकोक्लियर लीजन, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें ना आपने ये देखनी है कि अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो ये है ना मेनियर डिजीज़, इसको हम समहाउ इसी में ऐड कर रहे होते हैं, कोक्लियर लीजन में रख रहे होते हैं। और उसका रीज़न ये है कि इसमें कोक्लिया का पोर्शन भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब सेक्यूल इनलार्ज होता है तो वो राउंड विंडो के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट आता है, या ओवल विंडो के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट आता है, जिसकी वजह से स्टेपिस की फुटप्रिंट उसको अफेक्ट कर रही होती है, और स्लाइड मूवमेंट पर भी वो कंप्लेन दे रहा होता है हमारे पास वर्टाइगो की। इसलिए हम मेनियर डिजीज़ को कोक्लियर लीजन में भी क्लासीफाई करते हैं। सो विल टेक इट अप फ्रॉम हेयर। अभी हम ब्रेक करते हैं। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि कोक्लियर लीजन है मेनियर डिजीज़, तो इसके हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि अच्छा रेट्रो कोक्लियर लीजन तब होती है मोस्टली जब मसला आ रहा होता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व में या ब्रेन में, ब्रेन का जो ऑडिटरी एरिया ना वहाँ पर। ओके, सो नॉर्मली ये होता है जो प्योर टोन ऑडियोग्राम है वो नॉर्मल आना चाहिए, लेकिन कोक्लियर लीजन में प्योर टोन ऑडियोग्राम में हमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस मिलेगा, और रेट्रो कोक्लियर लीजन में भी हमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ही मिलता है। अच्छा, जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है वो नॉर्मली 90 to 100% होता है। इन केस ऑफ कोक्लियर लीजन बिलो 90% होगा, और इन केस ऑफ रेट्रो कोक्लियर लीजन बहुत पुअर होगा। तो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर हमारे पास रेट्रो कोक्लियर लीजन में बहुत इम्पेयर्ड होता है। रोल ओवर फिनोमेना फिर ये होता है कि इट इज़ जस्ट द सेम एज दैट ऑफ रिक्रूटमेंट, या हम इसको ये कह लेते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी की साउंड ईयर को मिल रही होती है ना, तो वो करता क्या है, वो ना हायर फ्रिक्वेंसी को लोअर फ्रिक्वेंसी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, यू कैन से उसकी लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो रोल और फिनोमेना नॉर्मली तो एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपर्ली होनी चाहिए, और ये एब्सेंट होता भी है। लेकिन रेट्रोकोक्लियर लीजन में ना ये रोल ओवर फिनोमेना प्रेजेंट होता है कि अगर वहाँ की कोई लीजन हुई होगी ना, तो पेशेंट जैसे ही थोड़ी ऊंची आवाज़ सुनेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द हाई फ्रिक्वेंसी एंड लोअर फ्रिक्वेंसी। तो रोल ओवर फिनोमेना भी रेट्रोकोक्लियर लीजन में होता है, कोक्लियर में और नॉर्मली एब्सेंट होता है। अच्छा, जो रिक्रूटमेंट फिनोमेना है वो हमने देखा था, पीछे भी देखे हमने कि कोक्लियर लीजन में है, मतलब मेनियर डिजीज़ में भी होता है, और रेट्रोकोक्लियर लीजन में नहीं होता, और नॉर्मली भी ये नहीं होना चाहिए। जैसा ही ऐसा स्कोर है ये 0 to 15% होता है, हम ऐसे इसको टेकअप करते हैं नवाइल। अच्छा, तो हम इसमें हाँ सीसी स्कोर को कहते हैं कि जो सीसी स्कोर होता है 0 to 15% नॉर्मल होता है, ओवर 70% बड़ा होता है इन केस ऑफ कोक्लियर लीजन, और 0 to 20% बड़ा होता है इन केस ऑफ रेट्रो कोक्लियर लीजन। जो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स है नॉर्मली प्रेजेंट होता है, कोक्लियर लीजन में प्रेजेंट होगा, लेकिन इन केस ऑफ रेट्रो कोक्लियर लीजन ये एब्सेंट होंगे, क्योंकि नर्व्स का मसला है, ठीक है। अच्छा, जो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स डिके है वो नॉर्मल होगा और अब नॉर्मल होगा इन केस ऑफ रेट्रो कोक्लियर लीजन। जो बेरा है, जो ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री होता है, वो इनके नॉर्मली वो उसमें नॉर्मल इंटरवल होना चाहिए बिटवीन वेव 1 एंड वेव 5, और कोक्लियर लीजन में नॉर्मल इंटरवल होता है, लेकिन रेट्रो कोक्लियर लीजन में वेव 5 डिले होती है या एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है फॉर कोक्लियर लीजन एंड रेट्रो कोक्लियर लीजन। पर डिफरेंस बताना चाहिए, जो कोक्लियर लीजन होगा वो उसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ऑस्कुलर चेन का डिफेक्ट है, और कोक्लिया का डिफेक्ट है। रेट्रो कोक्लियर लीजन में जो न्यूरॉन्स हैं लीडिंग फ्रॉम द इनर ईयर उनमें कोई डिफेक्ट है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व में डिफेक्ट है, या ऑडिटरी एरिया इन द ब्रेन में डिफेक्ट है, ठीक है। और फिर डिफरेंसेस यही है कि जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री है दोनों में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ही आता है, कोक्लियर लीजन हो या रेट्रो कोक्लियर लीजन हो। जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है वो वेरी पुअर होता है रेट्रो कोक्लियर लीजन में, वो बिलो 90 होता है कोक्लियर लीजन में। रोल और फिनोमेना भी कैरेक्टरिस्टिक है रेट्रो कोक्लियर लीजन का, लेकिन रिक्रूटमेंट फिनोमेना कैरेक्टरिस्टिक है कोक्लियर लीजन का। सीसी स्कोर ओवर 70% होता है कोक्लियर लीजन, 0 to 20% होता है रेट्रो कोक्लियर लीजन में। और स्टेपिडियल रिफ्लेक्स इसमें एब्सेंट होता है। इसके अलावा स्टेपिडियल रिफ्लेक्स डिके अब नॉर्मल होता है रेट्रो कोक्लियर लीजन में। जो बेरा है उसमें जो वेव 5 होती है वो डिलेट होती है, एब्सेंट होती है, कोक्लियर लीजन में नॉर्मल होती है। तो ये डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम ने हाँ ये सारी बातें कर ली हैं। हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे कि हम मेनियर डिजीज़ में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, और नॉर्मली हम जो मेनियर डिजीज़ है उसका प्रोग्नोसिस देखने के लिए या उसको डायग्नोस करने के लिए हम एक तो हमने एमआरआई विद कंट्रास्ट करवाने साथ में हम ग्लिसरॉल टेस्ट कराते हैं और इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी कराते हैं। तो एमआरआई विद कंट्रास्ट, ग्लिसरॉल टेस्ट एंड इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, जो
इलेक्ट्रोकोकुलोग्राफी में हमने जो समेशन एक्शन पोटेंशियल समेशन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल की रेशियो पढ़ी थी ना, वो वाला टेस्ट कराना है, ठीक है। ग्लिसरॉल टेस्ट कराना, साथ में हमने वो कराना है हमारे विद कंट्रास्ट। ये बात होगी इन्वेस्टिगेशंस की। इसके अलावा वेरिएंट्स भी होते हैं मेनियर डिजीज़ के, मतलब कि ना कई बार हमें जस्ट कोक्लिया से रिलेटेड सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, लाइक उसको वर्टाइगो नहीं होगा, पेशेंट को बस हेयरिंग लॉस से कंप्लेन आएगी, ठीक है। और वो तब होता है जब ब्लॉक हुआ होता है एट लेवल ऑफ डक्टस रियूनियंस। डक्टस रियूनियंस एक ऑर्गन है अगेन इनर ईयर में, अगर उसके लेवल पे ब्लॉक होगा तो जो एंडोलिफ इंक्रीज होगा वो जस्ट कोक्लियर लेवल पे होगा, उसमें ना वेस्टिबल इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर वेस्टिबल इन्वॉल्व नहीं हो तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है वेरिएंट एमिनर डिजीज़ का। वेस्टिबुलर हेटेरोप्टॉप है जब कोक्लिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब हेयरिंग उसको नॉर्मल है लेकिन वर्टाइगो की बस कंप्लेन आ रही है, ठीक है। लेकिन विद टाइम दोनों कंप्लेंट्स मतलब दोनों एक दूसरे में मर्ज भी कर जाते हैं कि कोक्लिया के साथ साथ वेस्टिबुलर कंपोनेंट भी एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा ड्रॉप अटैक्स होते हैं और लर्मोइज सिंड्रोम होता है, लेकिन खैर ये तो बहुत आगे की चीज़ें हैं। अच्छा, मेनियर डिजीज़ को हम मेनियर सिंड्रोम से कंपेयर करते हैं। मेनियर सिंड्रोम को हम सेकेंडरी मेनियर डिजीज़ भी कहते हैं। मेनियर डिजीज़ तो इट्स सिंपली एक इडियोपैथिक डिजीज़ है ना, इडियोपैथिक कंडीशन है जिसमें हमें 4-5 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक एपिसोडिक वर्टाइगो है, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस है, टिनाइटिस है और ओरल फुलनेस है। लेकिन अगर ये सारे ही सिम्टम्स हमें किसी कंडीशन के बाद मिलना शुरू हो जाए, लाइक किसी ईयर की सर्जरी है उसके बाद ऐसे सिम्टम्स शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो हम ये मेनियर सिंड्रोम की बात कर रहे थे। अगर सेकेंडरी टू सम डिजीज़ हमें मेनियर डिजीज़ के सिम्टम्स मिलने लग जाएँ, दैट विल बी कॉल्ड अ सेकेंडरी मेनियर्स डिजीज़ और मेनियर्स सिंड्रोम। इसमें हमें किन किन ऐसी कॉजेज़ हैं जिसमें हमें मेनियर डिजीज़ के सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो एक उसमें आ जाता है कि अगर कोई सर्जरी हुई है, ईयर सर्जरी हुई है, हेड इंजरी हुई है, या कुछ किसी भी ट्रॉमा की वजह से ऐसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। वायरल इन्फेक्शंस लाइक मीजल्स मम्स के बाद मिल सकते हैं, सिफिलिस इन्फेक्शन में मिल सकते हैं, कंजेंटल हो सकती है, लेट तक वार्डोसिस में मिलते हैं, कोगान्स सिंड्रोम में हमें मेनियर डिजीज सिम्टम्स मिलते हैं, ऑटोस्क्लेरोसिस में मिलते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स मिलते हैं। ये सारी वो कंडीशन जिसमें हमें मेनियर डिजीज के सिम्टम्स तो मिल रहे हैं लेकिन उसकी कोई अंडरलाइंग एटियोलॉजी है, उस एटियोलॉजी को क्योर कर देंगे तो ये सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। जबकि जो मेनियर डिजीज इटसेल्फ है ये इडियोपैथिक होते हैं, इसका हमें एग्जैक्ट कॉज समझ में नहीं आती है और इसके सिम्टम्स किसी भी सेकेंडरी डिजीज़ की वजह से नहीं होते, ठीक है। अच्छा, फिर हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं मेनियर डिजीज़ का, तो उसमें कुछ यू कैन से क्राइटेरिया है जो मीट होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि पेशेंट को मेनियर डिजीज़ है। अच्छा, अगर हमने ये कहना है कि इसको सर्टनली मेनियर डिजीज़ है तो उसके इसमें डेफिनेट मेनियर डिजीज़ हम तब कहेंगे इट्स कन्फर्म्ड बाय हिस्टोपैथोलॉजी, जब हम वेस्टिबुलर सिस्टम की हिस्टोपैथोलॉजी करें और जब हम इनर ईयर की हिस्टोपैथोलॉजी करें तभी हम सर्टन होकर कह सकते हैं कि इस पेशेंट को मेनियर डिजीज़ है। तो डेफिनेट या सर्टन मेनियर डिजीज़ इज़ कन्फर्म्ड बाय हिस्टोपैथोलॉजी, ये तो एक बात होगी। लेकिन नहीं, अच्छा, डेफिनेट इम्यून डिजीज़ को हम कंफर्म करने के लिए, उसको सर्टन कहने के लिए हम हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। अच्छा, और हम उसको डेफिनेट क्या कहेंगे, जिसको कहते हैं डेफिनेट डायग्नोसिस हम तब बनाएंगे मेनियर डिजीज़ का जब जो 2 और मोर डेफिनेटिव एपिसोड्स हों मेनियर डिजीज़ के और वो वर्टाइगो के और वो लास्ट करें 20 मिनट्स और लॉन्गर, तब हमें 99% श्योरिटी हो जाती है कि इसको डेफिनेटली मेनियर डिजीज़ है। कि 2 या 2 से ज़्यादा डेफिनेटिव स्पॉन्टेनियस एपिसोड्स हों वर्टाइगो के और वो लास्ट करें 20 मिनट्स और लॉन्गर, ठीक है। और ऑडियोमेट्रिकली उन एपिसोड के दौरान ना हमें हेयरिंग लॉस मिले एटलीस्ट 1 ओकेजन पे, लाइक दो या दो से ज़्यादा तो एपिसोड होने चाहिए ना, उनमें से किसी एक एपिसोड पे एटलीस्ट हमें ऑडियोमेट्रिकली डॉक्यूमेंटेड हेयरिंग लॉस मिलना चाहिए। इसके अलावा टिनाइटिस या ओरल फुलनेस की कंप्लेन भी हो अफेक्टेड ईयर में, और साथ में हमारे पास ऑल अदर कॉजेज शुड बी एक्सक्लूडेड। जो हमने सेकेंडरी मेनियर डिजीज़ सारे कॉजेज पढ़ी है ना, इन सबको एक्सक्लूड करने के बाद हम कहते हैं कि इसको मेनियर डिजीज़ है, क्योंकि ये इडियोपैथिक डिजीज़ है एक्चुअली, ठीक है। सो ये इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस का क्राइटेरिया हो गया। प्रोबेबल डायग्नोसिस का क्राइटेरिया में ये है कि 1 डेफिनेटिव एपिसोड होना चाहिए। इसमें तो दो या दो से ज़्यादा डेफिनेटिव एपिसोड होना चाहिए ना, इसमें एक डेफिनेटिव एपिसोड उसको लेबल कर देंगे, इसको प्रोबेबली मेनियर डिजीज़ है। और साथ में ऑडियोमेट्रिकली डॉक्यूमेंटेड हेयरिंग लॉस में होना चाहिए ऑन एटलीस्ट 1 ओकेजन। टिनाइटिस या ऑरल फुलनेस से कंप्लेन मिलनी चाहिए अफेक्टेड ईयर में, और ऑल अदर कॉजेज शुड बी एक्सक्लूडेड। पॉसिबल डायग्नोसिस हम बनाते हैं जब एपिसोडिक वर्टाइगो हो मेनियर टाइप का विदाउट डॉक्यूमेंटेड हेयरिंग लॉस। मतलब फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेस्टिबुलर वेरिएंट है कि उसको वर्टाइगो कंप्लेन तो है लेकिन अभी डॉक्यूमेंटेड हेयरिंग लॉस नहीं है। या सेंसरी हेयरिंग लॉस मिल सकता है जो फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड, मतलब उसको सेंसरी हेयरिंग लॉस है जो कि फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में लाइक कॉक्लियर वेरिएंट हो सकता है ना ये वेस्टिबुलर डिजीज़ का, सॉरी मेनियर डिजीज़ का, ठीक है। और अगेन ऑल अदर कॉजेज मस्ट बी एक्सक्लूडेड फर्स्ट। अगर हमने किसी पेशेंट को मेनियर डिजीज़ का पेशेंट लेवल करना है तो ऑल अदर कॉजेज मस्ट बी एक्सक्लूडेड फर्स्ट, ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो डायग्नोसिस बनाने वाली यही है कि हाँ, हम सर्टन तब होंगे जब हिस्टोपैथोलॉजी भी कंफर्म होगा, डेफिनेट तब होंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड हुए होंगे और 20 मिनट्स या लॉन्गर के लिए लास्ट करेंगे। टिनाइटिस और ओरल फुलनेस के अफेक्टेड एरिया में कंप्लेन होगी और ऑडियोमेट्रिकली डॉक्यूमेंटेड हेयरिंग लॉस होगा और ऑल द कॉजेज मस्ट बी एक्सक्लूडेड। प्रोबेबल डायग्नोसिस हम तब बोलेंगे जब एक डेफिनेटिव एपिसोड है वर्टाइगो का, ठीक है, ऑडियोमेट्रिकली डॉक्यूमेंटेड हेयरिंग लॉस है,
साथ में टिनाइटिस और ओरल फुलनेस से कंप्लेन और अदर ऑल अदर कॉजेज आर एक्सक्लूडेड। अगेन पॉसिबल तब कहेंगे जब एपिसोड वर्टाइगो का हुआ है या सेंसोरियल हेयरिंग लॉस का फ्लक्चुएटिंग एपिसोड हुआ है, और साथ में ऑल अदर कॉजेज आर एक्सक्लूडेड। तो ये हमने सर्टन डायग्नोसिस, डेफिनेटिव डायग्नोसिस, प्रोबेबल डायग्नोसिस और पॉसिबल डायग्नोसिस की बात की। अब अगर कोई पेशेंट आइडेंटिफाई हो गया है, डायग्नोज हो गया है ऐसे हैविंग मेनियर्स डिजीज, उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? तो एक तो जनरल मेजर्स लेनी है जो कि हमने हर एक पेशेंट विद मेनियर डिजीज में लेनी ही लेनी है, ठीक है। उसमें रीअश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पेशेंट ना बहुत एप्रीहेंसिव होता है कि उसको कभी भी अटैक हो सकता है और बहुत सीवियर अटैक होता है इसका। तो लाइक उसको एप्रीहेंशन को कम करने के लिए, एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए हम उसको रीअश्योरेंस देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि ये डिजीज़ है क्यों ना। और इफ इनफैक्ट जब एक्यूट अटैक में पेशेंट होता है तब उसको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की और रिएश्योरेंस की जरूरत होती है। इसके अलावा स्मोकिंग से सजेशन, ये निकोटीन की वजह से भी वेजोस्पाज्म होता है। जो हमने वेजोस्पास्टिक कॉज देखी थी ना इसकी मेनियर डिजीज़ की, वो निकोटीन की वजह से हो सकती है। तो स्मोकिंग शुड बी कम्प्लीटली स्टॉप, और इन सम केसेस जस्ट स्मोकिंग छोड़ने से ही उनकी मेनियर डिजीज़ ठीक हो जाती है। अच्छा, लो सॉल्ट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन अगर फ्लूइड रिटेंशन होगी, वाटर रिटेंशन होगी बॉडी में, तो भी मेनियर डिजीज के सिम्टम बढ़ते हैं। सो द पेशेंट शुड टेक सॉल्ट फ्री डाइट एज फार एज पॉसिबल एंड नो एक्सेस सॉल्ट शुड बी एडेड। इसके अलावा एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर को भी कम करना चाहिए क्योंकि अगेन हाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो हाइड्रोप्स डेवलप होगा। और ओवर इंडल्जेंस कॉफ़ी में, टी में, अल्कोहल में, क्योंकि ये सब चीज़ें भी उसको उसके डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती हैं और अगेन उसमें मेनियर डिजीज़ के सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज डिहाइड्रेशन हो या कॉफ़ी में भी कोई निकोटीन का एलिमेंट हो या टी में भी निकोटीन का एलिमेंट हो तो वो भी इसके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, मेंटली भी पेशेंट को रिलैक्स रखना है, तो मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, योगा को बोलेंगे ताकि वो मेंटली थोड़ा रिलैक्स रहे ना, ताकि वो एप्रीहेंशन कम हो। ही शुड अवॉइड एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर गुड बॉडी बैलेंस, लाइक वो हाई हाइट्स पे ना चढ़े, फ्लाई ना करे, अंडर वाटर डाइविंग या ऐसे काम ना करे, ऐसे प्रोफेशन से दूर है जिसमें गुड बॉडी बैलेंस है। उसको किसी भी टाइम पे बॉडी बैलेंस ख़राब हो सकता है। तो ये सारे जनरल मेजर्स हैं जिसमें एक तो उसकी रीअश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग इंपॉर्टेंट है, लो सॉल्ट डाइट इंपॉर्टेंट है, अवॉइडेंस ऑफ एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, अवॉइड ओवर इंडल्जेंस इन कॉफी, टी, अल्कोहल, अवॉइड स्ट्रेस एंड ब्रिंग अ चेंज इन लाइफ स्टाइल, अवॉइड एक्टिविटीज दैट रिक्वायर गुड बॉडी बैलेंस। अच्छा, फिर हम इसके एक्यूट अटैक को कैसे मैनेज करते हैं कि पेशेंट को वर्टाइगो का एपिसोड हो रहा है, स्वीर एपिसोड है, साथ में हेयरिंग लॉस भी है, वॉमिटिंग भी है, नोजिया भी है, कैसे मैनेज करेंगे इसको? तो ड्यूरिंग एन एक्यूट अटैक देयर इज स्वीर वर्टाइगो विद नोजिया एंड वॉमिटिंग, द पेशेंट इज एप्रीहेंसिव, हेड मूवमेंट्स प्रोवोक गिडीनेस। तो उसमें जो ट्रीटमेंट हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो बेस कर रही होती है रीअश्योरेंस पे एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे टू अले द वरी एंड एंग्जाइटी। सेकंडली बेड रेस्ट देते हैं क्योंकि जितना वो सर को घुमाएगा उतना ज़्यादा उसको पेन होगा ना, पेन तो नहीं वर्टाइगो ज़्यादा होगा जितना वो हेड को मूव करेगा। सो बेड रेस्ट विद हेड सपोर्टेड ऑन पिलोस टू प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ द हेड। आईवी फ्लूइड्स देंगे और इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर करेंगे टू कॉम्पनसेट फॉर द फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि लॉस हो रहे हैं ड्यू टू वॉमिटिंग। इसके अलावा वेस्टिबुलर सेडेटिव्स होते हैं कुछ, सो वेस्टिबुलर सेडेटिव्स देंगे टू रिलीव वर्टाइगो एंड दे शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रामस्कुलरली आईवी क्योंकि वो वॉमिटिंग कर रहा होता है ना पेशेंट। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट वेस्टिबुलर सेडेटिव्स हैं उसमें डायमन हाइड्रोनेट आते हैं, वही ड्रग्स हैं जो वॉमिटिंग के लिए भी देते हैं हम, ठीक है। डायमन हाइड्रोनेट देते हैं, प्रोमेथाजिन थियोक्लेट देते हैं और प्रोक्लोरपैराजिन देते हैं। सो प्रोमेथाजिन, प्रोक्लोरपैराजिन एंड डायमन हाइड्रोनेट ये सारी वेस्टिबुलर सेडेटिव। इसके अलावा हम डायज़ेपाम देना पड़ सकता है 5 से 10 मिलीग्राम आईवी। और ये एक तो ट्रंकुलाइजिंग एजेंट है, साथ में ये जो मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है उसकी एक्टिविटी को भी सप्रेस करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ पेशेंट्स में जस्ट एट्रोपिन देने से भी सबकुटेनियसली 0.4 मिलीग्राम एट्रोपिन देने से सिम्टम्स एक्यूट अटैक के कम होते हैं, तो ये वेस्टिबुलर सेडेटिव तो प्रेट करते हैं। इसके अलावा हम वेस्डालेटर्स देते हैं क्योंकि आपको पता है कि समटाइम्स ड्यू टू इस्कीमिया ऑफ द एंडोलिम्फेटिक सैक भी वर्टाइगो डेवलप हो रहा होता है, तो उसमें कार्बोजन इंपॉर्टेंट है एक्यूट अटैक के लिए। इट्स अ गुड सेरेब्रल वाज़ोडाइलेटर एंड इट्स इनहेलेशन इंप्रूव्स द लेबरेंथाइन सर्कुलेशन, और फिर वो जो एडिमा होता है वो कम हो जाता है, वो जो एंडोलिम्फेटिक सैक जो इस्कीमिया होता है सॉरी वो कम हो जाता है। तो हमने एक्यूट अटैक की मैनेजमेंट कैसे किया? तो हमने रीअश्योरेंस दी है पेशेंट को, इसके अलावा बेड रेस्ट दी है, इसके अलावा हमने आईवी फ्लूइड को मेंटेन किया है, हमने वेस्टिबुलर सेडेटिव में प्रोक्लोरपैराजिन दी है और प्रोमेथाजिन दी है, और साथ में हमने दिया उसको डायमन हाइड्रोनेट, ठीक है। डायज़ेपाम भी दे सकते हैं, साथ में एट्रोपिन भी दे सकते हैं। वाज़ोडाइलेटर में हमने कार्बोजन दिया फॉर एक्यूट अटैक, ठीक है, जो कि वाज़ोडाइलेटर है, सेरेब्रल वाज़ोडाइलेटर है, लेबरेंथाइन सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। अच्छा, अब उसका एक्यूट अटैक तो ठीक होगा लेकिन पेशेंट चाहता है कि वो अपना कोई ऐसी थेरेपी रखे जिससे उसके अटैक्स की वैसी फ्रीक्वेंसी कम रहे और उसको क्रोनिकली एक थेरेपी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या देंगे पेशेंट को? सो आफ्टर अटैक जब प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको वेस्टिबल सेडेटिव्स लाइक कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट करा देते हैं, डेली डोजेज भी स्टार्ट करा देते हैं। इसमें अगेन एज आई टोल्ड कि
बहुत मुश्किल है पढ़ने में। प्रोक्लोरपेराजिन देते हैं 10 मिलीग्राम थ्राइस अ डे ओरली फॉर 2 मंथ्स एंड देन रिड्यूस टू 5 मिलीग्राम थ्राइस अ डे फॉर अनदर मंथ, ठीक है। तो 3 महीने तक हमने उसको प्रोक्लोरपेराजिन देनी है, जो कि एक वेजिटेबल सेडेटिव है। फिर हम वेजोडालेटर देते हैं, ऊपर तो हमने कार्बोजन दी थी, लेकिन नीचे हम क्रोनिक यूज़ के लिए वेजोडालेटर में बीटा हिस्टीन देते हैं। बीटा हिस्टीन दिया जाता है जो कि हिस्टामिन है, इट इज गिवन ट्वाइस अ डे, गिवन ओरली, आल्सो इंक्रीज द लेबरिंथाइन ब्लड फ्लो बाय रिलीजिंग हिस्टामिन इन द बॉडी एंड इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट विद सिस्टमैटिक यूगन में ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है। तो वेजिटेबल सेडेटिव और वेजोडालेटर हमने क्रोनिक थेरेपी में भी देने हैं। डायरेटिक दे सकते हैं क्योंकि समटाइम्स एंडोलिम्फ का लेवल ज़्यादा होता है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, तो उसमें हम डायरेटिक में फ्लोसमाइड दे सकते हैं, थायराइड डायरेटिक दे सकते हैं, लेकिन फ्लोसमाइड के साथ हमें पोटेशियम सप्लीमेंटेशन भी देनी है। फिर एक ड्रग होती है जो कि एंटी मस्कुलेनिक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, प्रोपेंथिलिन ब्रोमाइड भी सिम्टम्स को ठीक करती है, इसको हम देते हैं इन कॉम्बिनेशन विद वाज़ोडालेटर, और ये भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। फिर अगर किसी एलर्जी की वजह से हो रहा है, हमें पता है कि एलर्जी की वजह से भी इनर ईयर एज आ स्ट्रोक को कनेक्ट करते हैं, तो हमें एलर्जन को भी लाइक उसको उससे या तो एक्सपोजर ख़त्म हो जाए, फिर हम उससे पेशेंट को डिसेंसिटाइज करते हैं, ठीक है। फिर कुछ हार्मोन्स होते हैं, लाइक अगर थायराइड हार्मोन्स की कमी है तो उसको भी लेकिन यू कैन से सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, या जैसे लिवोथायरोक्सिन वो दे सकते हैं एज अ ड्रग, ठीक है। तो क्रोनिक अटैक के लिए हमने वेजिटेबल सेडेटिव्स देने हैं, वेजोडालेटर्स देने हैं। वेजोडालेटर में हमने क्या देना है, उसको बीटा हिस्टीन दे सकते हैं, ठीक है। डायरेटिक दे सकते हैं, प्रोपेंथिलिन ब्रोमाइड दे सकते हैं अलॉन्ग विद द वेजोडालेटर, जो हमने ऊपर पढ़ा भी है, ठीक है। और देन हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, एलर्जन की हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं अगर उसका कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से है। अच्छा, इसके हाँ मतलब मोस्टली पेशेंट्स ना रिस्पॉन्ड करते हैं मेडिकल थेरेपी को, और मतलब दैट इज़ इनफ। लेकिन समटाइम्स पेशेंट अगर मेडिकल थेरेपी को रिस्पॉन्ड ना करे तो हमें एक ड्रग होती है जेंटामाइसिन, कि है तो एक एंटीबायोटिक, लेकिन इट इज़ वेस्टिबुलोटॉक्सिक। क्योंकि मिनियर डिजीज़ में मोस्टली सिम्टम्स होते हैं वो वेस्टिब्यूल से ही रिलेटेड होते हैं, तो वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग अगर हम देंगे तो पेशेंट का जो वेस्टिबुलर ऑपरेटस है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन उसका जो हेयरिंग ऑपरेटस है वो नॉर्मल रहेगा। तो जेंटामाइसिन में मेनली वेस्टिबुलोटॉक्सिक हैज़ बीन यूज्ड डेली और बाई वीकली इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। मिडल ईयर मतलब डायरेक्ट ना एक्सटर्नल ईयर कैनाल में देते हैं, यहाँ तो आई थिंक इतना अच्छा नहीं बना हुआ। एनीवे अगर ये फॉर एग्जांपल कान है और ये मिडल ईयर है, तो इस एक्सटर्नल ईयर कैनाल जो जा रहे हैं उसके अंदर हम ना एक एज यू नो कि हम उसमें टिम्पेनोटमी करते हैं या मेरिंगोटमी करते हैं। वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में हमने एक होल बनाना है, उसमें एक वेंटिलेशन ट्यूब डाल देंगे और उस ट्यूब के जरिए ना हम इंजेक्ट करेंगे जेंटामाइसिन, ताकि डायरेक्ट मिडल ईयर में पहुँचे। मिडल ईयर से ना ये ओवल विंडो के जरिए एब्जॉर्ब होकर पहुँच जाती है इनर ईयर तक, ठीक है। राउंड विंडो से एब्जॉर्ब होकर, ओवल विंडो से नहीं, आई थिंक हाँ राउंड विंडो से एब्जॉर्ब होकर ये इनर ईयर तक पहुँच जाती है, ठीक है। सो इसको डेली या बाई वीकली इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। ड्रग इज अब्जॉर्ब थ्रू द राउंड विंडो एंड कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर लेबिरिंथ एंड टोटल कंट्रोल ऑफ वर्टिगो हैज़ बीन मतलब ऑब्जर्व इन द पेशेंट्स ना। तो जेंटामाइसिन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम एक समटाइम्स ना एक विक प्लेस कर देते हैं, विक माइक्रो विक प्लेस करते हैं, जो बनी होती है पॉलीविनाइल एसीटेट की, और 1 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर्स की डायमेंशंस होती हैं। और ये मतलब एक तो हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, इंजेक्शन ना हो तो हम विक से भी डिलीवर कर सकते हैं ड्रग। सो इट इज़ मेंट टू डिलीवर ड्रग्स फ्रॉम द एक्सटर्नल कैनाल टू इनर ईयर। इसमें अगेन हमें रिपीटेड इंटरटिम्पैनिक इंजेक्शन से बचने के लिए हम ये लगाते हैं। उसमें तो हमें अच्छा हाँ, इंटरटिम्पैनिक इंजेक्शन में ना हमें वो ज़रूरत नहीं है टिम्पेनोटमी करने की या टिम्पेनोस्टमी करने की। तो इसमें जो है ना माइक्रोविक में हमें टिम्पेनोस्टमी ट्यूब चाहिए होती है या ग्रोमर चाहिए होता है, जो हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में प्लेस कर देते हैं, और फिर इस विक को से पास करके हम राउंड विंडो तक लेकर जाते हैं, वहाँ पर इसकी एब्जॉर्प्शन करवा कर। तो इसमें ये है कि इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन ये होती है कि मतलब हाँ कि इसमें ना दरअसल कॉन्ट्राइंडिकेशन, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसकी वजह से ना समटाइम्स वेस्टिबुलर लेबिरिंथ मतलब डिस्ट्रॉय होता है, लाइक वेस्टिबुलर लेबिरिंथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको स्टेरॉइड देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। केस ऑफ डेफनेस, अगर सडन डेफनेस हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, लाइक कई बार नर्व्स को डिफेक्ट होता है ड्यू टू एनी न्यूरोनल कॉज, अगर सडन डेफनेस हो रही है तो उसके लिए हम स्टेरॉइड डिलीवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेस्टिबुलर लेबिरिंथ में हम जेंटामाइसिन डिलीवर करने के लिए माइक्रोविक यूज़ करते हैं। तो एक तो हम डायरेक्ट इंजेक्शन लगा सकते हैं, उसमें हाँ उसमें मेरिंगोटमी की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोविक के लिए हमें मेरिंगोटमी और ग्रोमर इंसर्शन की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, सर्जिकल ट्रीटमेंट हम तब करते हैं जब कोई भी मेडिकल थेरेपी काम ना करे। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में 2 तरह के होते हैं कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स, अगर हमने हेयरिंग को बचाना हो, ठीक है, तो कंजर्वेटिव प्रोसीजर करते हैं, और डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर तब करते हैं जब हमारी जो हेयरिंग है वो ऑलरेडी इम्पेयर है, तो अगर हेयरिंग ख़राब हो गई तो हमें कोई मसला नहीं है, तो हम फिर डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर तक जाते हैं। तो अभी तक हमने जो इसकी मैनेजमेंट की डिजीज़ की, उसमें हमने एक तो जनरल मेजर्स की हैं,
जिस परहेज़ वगैरह बताने हैं पेशेंट को। फिर हमने इसके एक्यूट अटैक को मैनेज करने की बातें की, हमने क्रोनिक अटैक को मैनेज करने की बातें की, क्रोनिक फेस को मैनेज करने की, नॉट अटैक। और इसके अलावा हमने जेंटामाइसिन का वेस्टिबुलर टॉक्सिक होने के फ़ायदा उठाने की बात की, मैंने माइक्रोवेव की बात की जो हम जेंटामाइसिन डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स उसमें हम ये कह रहे हैं कि देर यूज टू यूज इन केसेस विद वर्टिगो इज डिसेबलिंग बट हियरिंग स्टिल यूजफुल एंड इट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। कंजर्वेटिव प्रोसीजर हमारे पास 3 तरह के आते हैं, बट इनमें यूज़ जो हो रहा है वो मोस्टली यही हो रहा है, डिकम्प्रेशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक। पहला यही है कि हम जो एंडोलिम्फेटिक सैक की अगर उसको हम डिकम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कोई सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन होता है। एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन में हम ये करते हैं कि एक ट्यूब डाल देते हैं जो कनेक्ट करते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक को डायरेक्टली विद सबरेक्टिनोड स्पेस, ताकि जो एक्सेस एंडोलिम्फ है वो डायरेक्टली एंडोलिम्फेटिक सैक से ड्रेन हो जाए इन द सबरेक्टिनोड स्पेस। तो एक तो एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन है, दूसरा एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन है, तीसरा है सैक्युलोटमी फिक्स ऑपरेशन। अच्छा, फिक्स ऑपरेशन हम ये करते हैं कि हम पंचर कर देते हैं सैक्यूल को द नीडल पासिंग थ्रू द स्टेपिस फुट प्लेट, क्योंकि जो डिस्टेंडेड सैक्यूल होता है डाइस क्लोज टू द स्टेपिस फुट प्लेट एंड कैन बी इजीली पेनिट्रेटेड। तो एक तो ये तरीका है ताकि जब सैक्यूल रप्चर हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, तो उससे जो एक्सेस फ्लूइड है वो निकलता रहेगा। सेकेंड होता है, ये होता है फिक्स ऑपरेशन जिसमें हम सेक्युलोटमी कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है कोडिस टैक प्रोसीजर। कोडिस टैक प्रोसीजर में एक हमने स्टील टैक हमने प्लेस करनी होती है, पास करनी होती है थ्रू द स्टेपिस फुट प्लेट एंड द टैक वुड कॉज पीरियोडिक डिकम्प्रेशन ऑफ द सैक्यूल व्हेन इट गेट्स डिस्टेंडेड। मतलब ना एक में तो हम बस एक बार ओपनिंग कर रहे हैं ना, एक बार पंचरिंग कर रहे हैं सैक्यूल में। एक दूसरे प्रोसीजर में हम डायरेक्टली मतलब ना पासिंग थ्रू द फुट प्लेट्स ऑफ स्टेपिस हम एक स्टील टैक ही मतलब वहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे ही सैक्यूल भर जाए विद द एंडोलिम्फ वो टैक उसमें से उसको लाइक डिकम्प्रेस कर दें। तो ये कोडिस टैक प्रोसीजर है। सो बोथ ऑफ दिस प्रोसीजर वर क्लेम, मतलब लेकिन इसका ऐसा सच कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला फिक्स ऑपरेशन का और कोडिस टैक प्रोसीजर, क्योंकि मतलब एक किसी पेशेंट में ये काम करते हैं, किसी में नहीं करते। देन वी हैव कोक्लियोसैक्युलोटमी। ये भी एक सिमिलर प्रोसीजर में हम इंस्टेड ऑफ सैक्यूल कोक्लियर डक्ट को पंचर करे होते हैं और ड्रेन करे होते हैं एंडोलिम्फ को इनटू द पेरिलिम्फ, ठीक है। और इसको हम ओटिक पेरियोटिक शंट भी कहते हैं। तो ओटिक पेरियोटिक शंट हमने कोक्लियोसैक्युलोटमी में करना होता है, जिसमें हम पंचरिंग करते हैं कोक्लियर डक्ट की। तो ये कुछ कंजर्वेटिव प्रोसीजर हैं। तो प्रोसीजर इज परफॉर्म विद द कर्व नीडल पासिंग थ्रू द राउंड विंडो टू पंचर द कोक्लियर डक्ट। जैसे हमने उस केस में हम स्टेपिस फुट प्लेट से गए थे, इस केस में हम राउंड विंडो से जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा हम सिलेक्टिव सेक्शन भी करते हैं वेस्टिबुलर नर्व का। नो कि 8 के नाम में वेस्टिबुलर कंपोनेंट भी है, कोक्लियर कंपोनेंट भी है। तो अगर हम जो सिलेक्टिव सेक्शन कर लें वेस्टिबुलर नर्व का एंड द नर्व इज एक्सपोज रेट्रोसिग्मोइड रीजन में या मिडिल क्रेनियल फोसा में, और इसको हम सेक्शन करते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं कोक्लियर नर्व को। इससे वर्टिगो तो कंट्रोल हो जाता है लेकिन हेयरिंग प्रिजर्व रहती है, ठीक है। इसके अलावा हम अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं वेस्टिबुलर लेबिरिंथ की एंड कोक्लियर फंक्शन इसमें भी प्रिजर्व रहता है। तो ये सारी से कंजर्वेटिव अप्रोचेज हैं। कंजर्वेटिव सर्जिकल प्रोसीजर हम मेनियर डिजीज में कर सकते हैं, अगर मेडिकल थेरेपी फेल हो जाए तब करते हैं, ठीक है। इसमें एक तो हमारे पास डिकम्प्रेशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक, इसके अलावा एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन में उसको कनेक्ट करें सबरेक्टिनोड स्पेस, इसके अलावा सैक्युलोटमी जो कि फिक्स ऑपरेशन है, कोडिस टैक प्रोसीजर है जो कि अगेन सैक्युलोटमी के लिए ही होता है। इसके अलावा कोक्लियो सैक्युलोटमी है जो कि हम कोक्लियर डक्ट को पंचर कर रहे हैं और उसको ओटिक पेरियोटिक शंट भी कहते हैं। इसके अलावा हम सिलेक्टिव सेक्शनिंग करते हैं वेस्टिबुलर नर्व की, और हम अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन करते हैं वेस्टिबुलर लेबिरिंथ का, ठीक है। तो ये सारे हो गए कंजर्वेटिव प्रोसीजर। हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स की बात करते हैं, ये टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं कोक्लियर और वेस्टिबल फंक्शन को। तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स में यही है कि हम टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं कोक्लिया को और वेस्टिबल फंक्शन को, एंड दे आर ओनली यूज्ड व्हेन द कोक्लियर फंक्शन इज ऑलरेडी इम्पेयर्ड। इसमें जो लेबरेंथेक्टमी का प्रोसीजर्स में ये है कि मेम्ब्रेनस लेबरेंथ इज कम्प्लीटली स्टोर आता है बाय ओपनिंग थ्रू द लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल बाय ट्रांसमास्टर रूट और थ्रू द ओवल विंडो बाय ट्रांस कैनाल रूट। तो उसमें ट्रांसमास्टर रूट और ट्रांस कैनाल रूट से हम डायरेक्टली पूरे मेम्ब्रेनस लेबरेंथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि जो पोर्शन है जहाँ पर एंडोलिम्फ पड़ा हुआ था वही ख़त्म हो जाए और वर्टिगो की कंप्लेन देना है। लेकिन ये हम तब करते हैं जब हमें उम्मीद ना हो कि हेयरिंग इंप्रूवमेंट होगी, तब हम ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर फॉलो करते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबरेंथेक्टमी, लेबरेंथ को ही मेम्ब्रेनस लेबरेंथ को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स तो बहुत सारे हैं और डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर एक ही है। इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है उसमें ना हम पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल ईयर के ज़रिए, जो मिडिल ईयर से होता हुआ इनर ईयर तक जाता है, और लो प्रेशर पल्स थेरेपी इसको कहते हैं, और इसकी डिवाइस प्रॉपर यूज़ होती है मेनियर डिवाइस थेरेपी। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर डिलीवर्ड टू द इनर फ्लूइड्स ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ मेनियर डिजीज। तो ये क्योंकि से हार्मलेस सी नॉन इन्वेसिव सी अप्रोच है मेनियर डिजीज को क्योर करने के लिए। नॉट ओनली देयर इज इंप्रूवमेंट इन वर्टिगो, टिनाइटिस एंड ईयर फुलनेस बट हियरिंग में ऑल्सो इंप्रूव। इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेव्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज मेनियर डिवाइस
एंड इसलिए ये है कि आपको मेनिंगोटमी करनी पड़ती है। मेनिंगोटमी हमने वो विक वाले में भी की थी ना, माइक्रो विक में भी की थी मेनिंगोटमी, तो हमें इसलिए करनी पड़ती है और एक ग्रोमेट इंसर्ट करना पड़ता है, वेंटिलेशन ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ती है, सो दैट डिवाइस व्हेन कपल्ड टू द एक्सटर्नल ईयर कैनाल कैन डिलीवर द प्रेशर वेव्स टू द राउंड विंडो बाय द वेंटिलेशन ट्यूब। तो मतलब जो भी है वो राउंड विंडो से ही जाएगा टुवर्ड्स द इनर ईयर। Pressure waves pass through the perilymph and cause a reduction in the abdominal lymph pressure by redistributing it through various communication channels such as the lymphatic sac और the blood vessels। तो होता ये है कि जो प्रेशर वेव जब पेरिलिम्फ तक जाती हैं तो वो रिडक्शन करती है एंडोलिफ के प्रेशर में बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द एंडोलिफ टू वेरियस चैनल्स। कुछ एंडोलिम्फेटिक सैक में जाता है, कुछ ब्लड वेसल्स में जाता है ना। एंड सम बिलीव दैट दे रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ एंडोलिम्फ बाय द स्ट्रावास्कुलरिस एज वेल, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है एंडोलिम्फ की, उसकी प्रोडक्शन को भी मैनेज कर रही है। एंड द पेशेंट कैन सेल्फ एडमिनिस्टर दिस पॉजिटिव प्रेशर वेव्स। तो मतलब ट्रीटमेंट एट होम हो सकता है, इट मे रिक्वायर अ फ्यू मंथ्स बिफोर कंप्लीट रिमिशन ऑफ अ डिजीज ऑब्टेन। एंड लेकिन मिनिट डिवाइस थेरेपी मतलब तब यूज़ कर सकते जब मेडिकल थेरेपी काम ना कर रही हो और सर्जिकल थेरेपी में अभी मतलब हम डिफरेंट ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हो, तो हम इंटरमिटेंट लो प्रेशर पल्स थेरेपी दे सकते हैं, इसको मिनिट डिवाइस थेरेपी कहते हैं। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं। नो ये बहुत लेंथी टॉपिक है बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एंड आई होप कि इसके इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स थे वो सारे आपको समझा दिए हैं। थैंक यू सो मच। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली इंशाल्लाह।